उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। चवन्नी विवाद में मायावती की एंट्री, सपा पर गठबंधन के बाद रंग बदलने का आरोप। सपा और रालोद के बीच चल रहे चवन्नी विवाद में अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद गई हैं। मायावती ने अखिलेश यादव के बयान को अमर्यादित और शर्मनाक बताते हुए रालोद नेता जयंत चौधरी और पूरे जाट समाज से माफी मांगने की मांग की। मायावती ने सपा के पुराने गठबंधन इतिहास का हवाला देते हुए 1993 के सपा बसपा गठबंधन और 1995 के लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को याद किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा गठबंधन में अपना काम निकलने के बाद सहयोगियों के प्रति रवैया बदल देती है। मायावती ने जनता से सपा की कथित संकीर्ण और जातिवादी राजनीति से सावधान रहने की अपील करते हुए आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से उसे सत्ता से दूर रखने की बात कही। वहीं जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर सियासी लड़ाई में कुछ कहना था तो उनका नाम लेकर कहते, लेकिन जाट समाज को निशाना बनाकर अहंकार और ऐसा आचरण सिर्फ राजनीतिक पतन की ओर ले जाता है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। 4200 करोड़ के लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर दरारें, ड्रेनेज सिस्टम पर उठे सवाल। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के महज 13 दिन बाद सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। 18 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हिस्से में कई मीटर तक सड़क धंसने और दरारें पड़ने की खबर है। साइड वॉल में भी दरारें दिखाई दी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी बड़ी वजह सड़क निर्माण के दौरान ड्रेनेज सिस्टम और उचित ढाल की अनदेखी हो सकती है। पानी जमा होने से नीचे की मिट्टी दबने और बैठने की आशंका जताई जा रही है, जिससे सड़क और साइड वॉल प्रभावित हुई। दिलचस्प बात यह है कि आईआईटी खड़गपुर की जांच टीम को ड्रेनेज सिस्टम में खामियां मिली थी। 4200 करोड़ रुपए की इस परियोजना में अब एनएचआई और निर्माण एजेंसी पीएनसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है, जबकि कुछ इंजीनियरों और परियोजना से जुड़े अधिकारियों को हटाकर 2 साल के लिए एनएचआई और संबंधित केंद्रीय परियोजनाओं से प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि अभी तक किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। यूपी के 3 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली खबर है। कौशाम्बी की शालिनी कुशवाहा, बलिया की डॉक्टर इफ्तिकार खान और गाजियाबाद की डॉक्टर रेणु त्रिपाठी को इस साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें सम्मानित करेंगी। कौशाम्बी की शालिनी कुशवाहा ने जरूरतमंद बच्चों के लिए अपनी सैलरी से जूते, मोजे और यूनिफॉर्म खरीदी और स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से बेहतर बनाया। वहीं बलिया के कला शिक्षक डॉक्टर इफ्तिकार खान के मार्गदर्शन में उनके छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 से ज्यादा पदक जीते हैं। खास बात यह है कि वो पिछले 26 वर्षों से हर रविवार ग्रामीण बच्चों को मुफ्त कला शिक्षा दे रहे हैं। गाजियाबाद की विज्ञान शिक्षिका डॉक्टर रेणु त्रिपाठी करीब 20 वर्षों से छात्राओं को विज्ञान की शिक्षा दे रही हैं। विज्ञान को आसान और रुचिकर बनाने में उनके योगदान के लिए उन्हें पहले राज्य शिक्षक पुरस्कार भी मिल चुका है। इन तीनों शिक्षकों की मेहनत और सेवा अब राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने जा रही है। अखिलेश के चवन्नी से रुपया बयान पर मायावती का पलटवार, गठबंधन से गेस्ट हाउस कांड तक निशाना। यूपी की सियासत में मायावती और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 54 से रुपया वाले बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीखा हमला बोला है। मायावती ने बयान को अमर्यादित और शर्मनाक बताते हुए अखिलेश यादव से रालोद, उसके नेता जयंत चौधरी और दिवंगत चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान करने के लिए जाट समाज से माफी मांगने की भी मांग की है। मायावती ने सपा पर आरोप है कि वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए सहयोगी दलों का इस्तेमाल करती है और काम निकलने के बाद उनसे संबंध खत्म कर लेती है। उन्होंने 1993 के सपा बसपा गठबंधन और 1995 के लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। इसके साथ ही मायावती ने अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि सपा अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और खासकर ब्राह्मण समाज के हितों की सच्ची हितैषी नहीं रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती के इस हमले से सपा बसपा के बीच सियासी टकराव और तेज होने के संकेत हैं। यूपी में दिखी स्वदेशी तकनीक की ताकत, ड्रोन से बैलिस्टिक जैकेट तक का प्रदर्शन। लखनऊ में आयोजित यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में भारत की स्वदेशी तकनीक और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कंपनियों के अत्याधुनिक उत्पादों की जानकारी ली। प्रदर्शनी में होविरेट प्राइवेट लिमिटेड का दिव्यास्त्र MK1 ड्रोन खास आकर्षण रहा। कंपनी के मुताबिक ये एक ऐसा ड्रोन प्लेटफॉर्म है जिसे लक्षित स्थान तक
तक पहुंचकर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका MK3 वेरिएंट जेट इंजन से संचालित होगा और कानपुर में इसका परीक्षण भी हो चुका है। वहीं MKU लिमिटेड ने सैनिकों की सुरक्षा से जुड़े बैलिस्टिक हेलमेट, जैकेट, नाइट विजन, बाइनोक्यूलर और थर्मल वेपन साइट प्रदर्शित किए। कंपनी लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में काम कर रही है और कारगिल युद्ध के दौरान भी भारतीय सेना को जूते की सप्लाई कर चुकी है। कुल मिलाकर प्रदर्शनी ने दिखाया कि यूपी में निवेश के साथ साथ स्वदेशी डिफेंस और आधुनिक तकनीक का इकोसिस्टम भी तेजी से मजबूत हो रहा है। यूपी में उफनाई नदियां, संगम से बलिया तक बाढ़ का खतरा, कई जिले प्रभावित। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे प्रयागराज से बलिया तक बाढ़ का खतरा गहरा गया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। खतरे को देखते हुए संगम क्षेत्र में नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। वहीं वाराणसी में गंगा का पानी घाटों और जल पुलिस कार्यालय तक पहुंच गया है और गंगा आरती अब छत पर हो रही है। बलिया में गंगा खतरे के निशान से करीब 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे कई बस्तियों में पानी घुस चुका है। फर्रुखाबाद में बाढ़ से 63 गांवों की 50,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित बताई गई है। चित्रकूट में मंदाकिनी भी खतरे के निशान से ऊपर है। बिजनौर में तेज धारा से रावली बैराज तटबंध के करीब 100 मीटर हिस्से के बैठने से चिंता बढ़ गई है। सिंचाई विभाग रेत की बोरियों और सीमेंट के पिंजरों से बचाव कार्य कर रहा है। प्रशासन और NDRF ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं, जबकि कई जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। यूपी रोडवेज में बड़ा बदलाव, 4 साल बाद आउटसोर्सिंग खत्म, 4000 से ज्यादा कंडक्टरों की भर्ती। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। करीब 4 साल बाद आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म कर अब पुरुष कंडक्टरों की सीधे संविदा पर भर्ती की जाएगी। परिवहन निगम जल्द ही अपने सभी 20 क्षेत्रों से विज्ञापन जारी करेगा और 4000 से ज्यादा कंडक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल निगम के पास 14,300 से ज्यादा बसें हैं, लेकिन जरूरत के मुकाबले 4,255 कंडक्टर कम है। 2019 तक कंडक्टरों की सीधी भर्ती होती थी, लेकिन 2020 में आउटसोर्सिंग का आदेश जारी हुआ और मई 2022 से एजेंसियों के जरिए भर्ती शुरू हुई। इस व्यवस्था में कंडक्टरों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाता था और नौकरी की स्थिरता को लेकर भी सवाल उठते रहे। अब नई व्यवस्था में पुरुष कंडक्टरों को सीधे निगम से संविदा पर नियुक्त किया जाएगा। सरकार के मुताबिक उन्हें आउटसोर्स कर्मचारियों की तुलना में बेहतर मानदेय भी मिलेगा। यानी रोडवेज में नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए 4 साल बाद सीधी संविदा भर्ती का बड़ा मौका आने वाला है। 73 जेई की बर्खास्तगी रद्द, SC ने कहा अफसरों की गलती का खामियाजा कर्मचारी क्यों भुगते। उत्तर प्रदेश जल निगम की 2013 की जूनियर इंजीनियर भर्ती से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 73 सामान्य वर्ग के जेई को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी रद्द करते हुए सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि कर्मचारियों की नियुक्ति स्वीकृत पदों पर विधिवत चयन प्रक्रिया के तहत हुई थी और उनके खिलाफ धोखाधड़ी या हेरफेर का कोई आरोप नहीं है, तो अधिकारियों की गलती का नुकसान कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकता। मामला 470 जेई पदों की भर्ती से जुड़ा था। बाद में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को समायोजित करने के कारण कुल नियुक्तियां बढ़कर 543 हो गई। इसके बाद 73 सामान्य वर्ग के जेई को बर्खास्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने 2015 के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए इन कर्मचारियों को 21 अक्टूबर 2013 की मूल नियुक्ति तिथि से सेवा निरंतरता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि कारण बताओ नोटिस महज औपचारिकता नहीं हो सकता और कर्मचारियों की आपत्तियों पर वास्तविक विचार जरूरी है। इस फैसले से 73 जेई की नौकरी और सेवा लाभ दोनों बहाल होने का रास्ता साफ हो गया। ईवी खरीदारों को राहत, योगी सरकार ने 50 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में ईवी सब्सिडी के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये राशि परिवहन विभाग के बजट से खर्च की जाएगी और इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जिनकी इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी पिछले साल से कुछ जिलों में लंबित थी। दरअसल निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के कारण कई जिलों में पिछले साल दिसंबर से सब्सिडी की प्रक्रिया अस्थायी रूप से प्रभावित हो गई थी। अब नई स्वीकृत राशि से पात्र ईवी खरीदारों की रुकी हुई सब्सिडी का भुगतान किए जाने की उम्मीद है। सरकार का ये कदम प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और लोगों को स्वच्छ परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जापान के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के साथ हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश पर चर्चा की। उन्होंने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, रोबोटिक्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया।
यूपी में 1871 करोड़ से सरकारी स्कूल होंगे स्मार्ट क्लास से एआई ट्रेनिंग तक मिलेगी सुविधा। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की तैयारी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के कायाकल्प पर 871 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार 1130 करोड़ और राज्य सरकार 748 करोड़ रुपए देगी। इस योजना के तहत करीब 972 राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास तैयार की जाएंगी। कई जूनियर हाई स्कूल और कंपोजिट स्कूलों को हाई स्कूल और कुछ हाई स्कूलों को इंटरमीडिएट स्तर तक अपग्रेड किया जाएगा। चित्रकूट, गाजियाबाद, ललितपुर, सीतापुर, संभल, मिर्जापुर, हरदोई, श्रावस्ती और गोंडा समेत कई जिलों के स्कूलों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत छात्रों को कौशल और एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि शिक्षकों को आधुनिक और नवाचार आधारित शिक्षण का प्रशिक्षण मिलेगा। प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष, डिजिटल शिक्षा और दूसरी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यानी सरकार का फोकस सिर्फ स्कूलों की इमारत सुधारने पर नहीं, बल्कि बच्चों को स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा और भविष्य की तकनीकों से जोड़ने पर भी है। जापानी तकनीक से यूपी के एमएसएमई को ग्लोबल उड़ान, जेवर में बनेगी जापान सिटी। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को जापानी तकनीक से जोड़कर वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने की तैयारी तेज हो गई है। लखनऊ में हुए जापान यूपी एमएसएमई पार्टनरशिप फोरम में निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, निर्यात और रोजगार बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई। सरकार के मुताबिक इस साझेदारी में ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प, रोबोटिक्स और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस रहेगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट के पास करीब 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित की जा रही है, जो ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, प्रिसीजन इंजीनियरिंग का औद्योगिक केंद्र बनने की दिशा में अहम कदम है। यूपी के एमएसएमई में जापान की काइजन, S5 और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने, लागत और वेस्टेज घटाने और भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में करीब 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा चुका है। वहीं यूपी का जापान को सालाना निर्यात करीब 14 करोड़ डॉलर बताया गया है। अब सरकार तकनीक और निवेश के जरिए इस रिश्ते को और मजबूत करने की तैयारी में है। एक रंगी क्या जाने पीडीए का बहुरंग, योगी की पी से पाकिस्तान तंज पर अखिलेश का पलटवार। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। यूपी के पी से पाकिस्तान वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा, एक रंगी क्या जाने पीडीए का बहुरंग। अखिलेश ने राजस्थान में स्कूलों की बदहाली के खिलाफ चलाए जा रहे स्कूल ठीक करो अभियान के दौरान कथित हमले को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों की स्थिति दिखाने पहुंचे युवाओं पर हमला किया गया और गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। सपा प्रमुख ने भाजपा पर शिक्षा विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके लिए शिक्षा व्यापार का विषय बन गई है। उन्होंने पाठशाला पुकारे पोस्टर भी साझा किया, जिसमें स्कूल खुलने और पीडीए के पढ़ने का संदेश दिया गया है। अखिलेश ने मेरठ में किसान नेता दिग्विजय भाटी की कथित पिटाई को लेकर भी भाजपा पर हमला बोला और उसे किसान विरोधी बताया। इस बीच लखनऊ में जापान के राजदूत ओनो केइची ने अखिलेश यादव, डिंपल यादव से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर अखिलेश ने सोशल मीडिया पर शेयर की। यूपी चुनाव से पहले सड़कों पुलों पर फोकस, विधायक पीडब्ल्यूडी के लगा रहे चक्कर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विकास कार्यों को लेकर विधायकों की सक्रियता बढ़ गई है। विधायक अपने क्षेत्रों में नई सड़कें और पुल पुलिया बनवाने के लिए लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वित्तीय वर्ष में करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क और पुल निर्माण की कार्य योजना को मंजूरी दी है। जिलों में करीब 1,67,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे, जिनमें से प्राथमिकता वाली 30,000 करोड़ की योजनाएं चुनी गई हैं। सत्ता पक्ष के प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में औसतन करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल पुलिया के काम कराए जाने हैं। अब विधायक चाहते हैं कि उनके क्षेत्रों की प्राथमिकता वाली योजनाओं के टेंडर जल्द जारी हो और काम शुरू हो। विभाग के मुताबिक अगले 15 दिनों में योजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मानसून खत्म होते ही निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कराने की तैयारी है। ऐसे में चुनाव से पहले सड़क और पुलों के जरिए विकास कार्यों को जमीन पर उतारने की कोशिश तेज हो चुकी है। छात्र कहीं आज का नहीं चाहिए भाजपा, राजस्थान की घटना पर अखिलेश का हमला। राजस्थान में स्कूल ठीक करो अभियान के दौरान सीजेपी नेताओं के साथ कथित मारपीट और पथराव की घटना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने घटना की निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, छात्र कहीं आज का नहीं चाहिए भाजपा।
उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों की बदहाली दिखाने पहुंचे युवा आंदोलनकारियों पर हमला किया गया और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। मामला जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव का है, जहां सीजीपी नेता आशुतोष रांका अपने साथियों के साथ सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। ग्रामीणों के विरोध और काफिले पर पथराव के आरोप सामने आए। अखिलेश ने भाजपा को शिक्षा विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि उसके लिए शिक्षा व्यापार का विषय है। उन्होंने पाठशाला पुकारे पोस्टर भी साझा किया, जिसमें कहा गया कि बंद स्कूल खुलेंगे तो पीडीए पढ़ेगा। इसके अलावा अखिलेश ने मेरठ में किसान नेता दिग्विजय भाटी की कथित पिटाई को लेकर भी भाजपा को किसान विरोधी बताया। वहीं जापान के राजदूत ओइनी केची ने लखनऊ में अखिलेश यादव और डिंपल यादव से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर अखिलेश ने सोशल मीडिया पर शेयर भी की है। कानपुर में जेन अल्फा का प्रदर्शन, जर्जर स्कूल भवन के खिलाफ बच्चों ने उठाई आवाज। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र के समोही भटपुरवा गांव में प्राथमिक विद्यालय के नए भवन की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। जर्जर भवन का एक हिस्सा वर्ष 2023 में गिर गया था, जिसमें एक बच्ची घायल हुई थी। इसके बाद जर्जर हिस्से को गिराकर हटा दिया गया, लेकिन नया भवन अब तक नहीं बन सका। फिलहाल स्कूल सिर्फ 2 कमरों में चल रहा है, जहां 122 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। बच्चों ने स्कूल पहुंचकर अंदर जाने से इनकार कर दिया और बाहर नारेबाजी करते हुए नए भवन की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि वो पिछले 3 वर्षों से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से स्कूल भवन बनवाने की गुहार लगा रहे हैं। स्कूल में प्रधानाध्यापिका, 2 सहायक शिक्षक और 2 शिक्षा मित्र तैनात हैं। वहीं आंगनबाड़ी भी फिलहाल एक घर में संचालित हो रही है। अब शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने की तैयारी में हैं। हर घर नल से बदली देवीपाटन की तस्वीर, 99% परिवार जलजनित बीमारियों से मुक्त। देवीपाटन मंडल के गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में हर घर नल योजना का बड़ा असर सामने आया है। आईआईटी कानपुर के अध्ययन के मुताबिक इन जिलों के 99% परिवारों ने बताया कि पिछले 6 महीनों में उनके घर में जल जनित बीमारी का कोई मामला नहीं आया। अध्ययन के लिए 80 गांवों में करीब 4000 परिवारों का सर्वे किया गया। चारों जिलों में घरेलू नल कनेक्शन का करीब 97% काम पूरा हो चुका है और 15 लाख ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन मिल चुके हैं। नल से पानी मिलने के बाद 75% परिवारों ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार बताया, जबकि 70% परिवारों ने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा में सुधार महसूस किया। वहीं 63% परिवारों का कहना है कि पानी लाने में लगने वाला समय बच रहा है। इसका असर बालिकाओं की शिक्षा पर भी दिखा है। गोंडा में स्कूल आने वाली बालिकाओं की संख्या में 38% तक वृद्धि दर्ज की गई। यानी जल जीवन मिशन सिर्फ पानी नहीं बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता और शिक्षा में बदलाव ला रहा है। यूपी बोर्ड की ऑनलाइन हाजिरी में बड़ी लापरवाही, 75 में सिर्फ 4 जिले 50% के पार। यूपी बोर्ड की ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 13 अगस्त तक प्रदेश के 75 जिलों में सिर्फ 4 जिले ऐसे हैं जहां 50% से ज्यादा विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इनमें रामपुर, मुरादाबाद, महोबा और चित्रकूट शामिल है। वहीं सबसे खराब स्थिति गोंडा की है, जहां सिर्फ 7% विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज मिली है। बोर्ड ने शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य की है। इसका उद्देश्य स्कूलों में नियमित उपस्थिति और पठन पाठन की गुणवत्ता बेहतर करना है। खास बात यह कि ऑनलाइन उपस्थिति को परीक्षा केंद्र निर्धारण से भी जोड़ा गया है और नियमित ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने वाले विद्यालयों को अतिरिक्त अंक मिलेंगे। इसके बावजूद किसी भी जिले में 100% विद्यालय ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। अब यूपी बोर्ड ने सभी DIOS को निगरानी बढ़ाकर 100% ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यूपीपीएससी ने GIC प्रवक्ता मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित की, 30 से 31 को होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता पुरुष और महिला मुख्य परीक्षा 2025 की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा 30 और 31 अगस्त को प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित होगी। 30 अगस्त को परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में सामान्य हिंदी और निबंध, जबकि दूसरी पाली में संबंधित वैकल्पिक विषय की परीक्षा होगी। 31 अगस्त को लखनऊ में मनोविज्ञान, अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र के अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से OTR नंबर के जरिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, मूल फोटो पहचान पत्र और उसकी छायाप्रति ले जाना जरूरी है। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले केंद्र पहुंचना होगा, जबकि परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। आयोग ने आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की प्रक्रिया समय पर पूरी करने की भी चेतावनी दी है, वरना अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। अमरोहा के हसनपुर में बनेगा एयर डिफेंस कॉरिडोर, वन भूमि का सर्वे शुरू। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के लिए बड़ी खबर है। चंदनपुर खादर गांव में एयर डिफेंस कॉरिडोर यानी वायु रक्षा गलियारा स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए अधिकारियों ने वन विभाग की जमीन का सर्वे शुरू कर दिया है। ये क्षेत्र गंगा एक्सप्रेसवे, प्रस्तावित हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे और औद्योगिक ग्रीन कॉरिडोर के करीब है। अधिकारियों के मुताबिक यहाँ एक जगह पर पर्याप्त वन भूमि और बेहतर लोकेशन होने के कारण एयर डिफेंस कॉरिडोर के लिए इसे उपयुक्त माना जा रहा है। हेक्टेयर जमीन है। इसी क्षेत्र में
पहले से कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हसनपुर में 23 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे भी तैयार हो चुका है और हरिद्वार एक्सप्रेसवे को जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा करीब 5500 बीघा क्षेत्र में औद्योगिक ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की योजना भी है। अगर एयर डिफेंस कॉरिडोर की योजना आगे बढ़ती है तो अमरोहा में रक्षा उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में बड़े निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। डिफेंस के साथ हेल्थ सेक्टर भी बढ़े। राजनाथ सिंह ने 2050 के अस्पताल बोझ को लेकर चिताया। नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाजन इमेजिंग लैब का उद्घाटन करते हुए हेल्थ सेक्टर को भी रक्षा क्षेत्र की तरह मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार जरूरी है, लेकिन इसके साथ प्रिवेंटिव हेल्थ यानी बीमारी से पहले बचाव पर भी ध्यान देना होगा। राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी कि अगर अभी से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ाई गई तो 2050 तक अस्पतालों पर मरीजों का बोझ काफी बढ़ सकता है। उन्होंने शुगर, फैटी लिवर, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं को गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत बताते हुए समय रहते जांच और इलाज की जरूरत बताई। रक्षा मंत्री ने आधुनिक डायग्नोस्टिक और रेडियोलॉजी लैब्स को हेल्थ सिक्योरिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिकल टेक्नोलॉजी और एआई तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मरीज की भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझने में डॉक्टर की मानवीय संवेदना का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और मेडिकल शिक्षा में बढ़ोतरी का उल्लेख भी किया। आगरा में करबन नदी पर बनेगा नया पुल, 20,000 लोगों को मिलेगी राहत। आगरा के 8 गांव के करीब 20,000 लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यमुना प्राधिकरण ने यीडा ने करबन नदी पर नया पुल बनाने को मंजूरी दे दी है। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल 4 मीटर चौड़ा और 17 मीटर लंबा होगा। मानसून के दौरान करबन नदी का जलस्तर बढ़ने से सर्विस रोड पर आवाजाही बंद हो जाती थी, जिससे रानी, धौराऊ समेत आसपास के गाँव के लोगों को काफी परेशानी होती थी। स्थानीय विधायक की मांग के बाद प्राधिकरण ने पुल निर्माण का फैसला लिया है। अधिकारियों के मुताबिक सर्वे का काम पूरा हो चुका है और पुल यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर चैनेज 161 के पास बनाया जाएगा। इस पुल के बनने से बरसात के दौरान भी ग्रामीणों की आवाजाही आसान रहेगी और हजारों लोगों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। नोएडा में बनेंगी 15 मॉडल रोड, ऑटो रेहड़ी के लिए तय होगी जगह, मिलेंगी स्मार्ट सुविधाएं। नोएडा में ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण कम करने के लिए 15 मॉडल रोड विकसित करने की तैयारी है। नोएडा प्राधिकरण ने शहर की व्यस्त सड़कों को इसके लिए चिन्हित किया है। इन मॉडल सड़कों पर सबसे बड़ा बदलाव रेहड़ी पटरी और ऑटो टेम्पो की व्यवस्था में होगा। इनके लिए सड़क किनारे अलग अलग स्थान तय किए जाएंगे ताकि मुख्य सड़क पर अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग कम हो और ट्रैफिक सुचारू रहे। सड़कें सिर्फ वाहनों के लिए नहीं बल्कि पैदल यात्रियों के लिए भी सुविधाजनक बनाई जाएंगी। ग्रीन बेल्ट, बैठने की जगह और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी देने की योजना है। प्राधिकरण को उम्मीद है कि इन मॉडल रोड से जाम, धूल और प्रदूषण कम होंगे। साथ ही शहर की सड़कों का स्वरूप ज्यादा व्यवस्थित और आधुनिक बनेगा। नोएडा में 85 करोड़ का फ्लाईओवर, 2 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी होगी आसान। नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सामने आया है। सेक्टर 148 और सेक्टर 153 के बीच करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। इस फ्लाईओवर से सेक्टर 148 से 153 तक के इलाकों, 20 गाँव और 50 से ज्यादा सोसाइटियों में रहने वाले करीब 2 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। फ्लाईओवर को नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से लूप के जरिए जोड़ा जाएगा। इससे यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंच आसान होगी और मौजूदा छोटे अंडरपास पर वाहनों का दबाव कम होगा। अभी पीक आवर्स में अंडरपास पर ट्रैफिक बढ़ने से जाम की समस्या होती है। फ्लाईओवर बनने के बाद यातायात कई रास्तों में बढ़ सकेगा। अब प्राधिकरण डिजाइन और ड्राइंग तैयार कराएगा। तकनीकी जांच के बाद डीपीआर और टेंडर की प्रक्रिया होगी। योजना के मुताबिक टेंडर के बाद करीब 6 महीने में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। सीएजी रिपोर्ट में एनईआर की पेयजल व्यवस्था पर सवाल। 16 जोन में 11वें स्थान पर। पूर्वोत्तर रेलवे यानी एनईआर में यात्रियों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के दावों पर सीएजी की रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे के 16 जोन में एनईआर को 11वां स्थान मिला और पेयजल जांच में उसका स्कोर सिर्फ 42 रहा, जिसे संतोषजनक नहीं माना गया। जांच में कई बड़ी कमियां सामने आई। 15 स्टेशनों पर जीवाणु जांच नहीं हुई, 14 पर अवशिष्ट क्लोरीन की जांच नहीं हुई और 17 स्टेशनों पर रासायनिक परीक्षण ही नहीं किया गया। वहीं 11 स्टेशनों पर टैंक की सफाई से जुड़े रिकॉर्ड भी नहीं मिले। सीएजी ने सभी स्टेशनों पर नियमित पानी की जांच, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और दूषित पानी मिलने पर तत्काल क्लोरीनीकरण व वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था करने की सलाह दी है। एनईआर प्रशासन ने भरोसा दिया है कि सीएजी की सभी आपत्तियों को कार्य योजना बनाकर दूर किया जाएगा और सुझावों पर अमल होगा।
गोरखपुर में पीएचडी होल्डर पर 5 करोड़ की लोन ठगी का आरोप, यूट्यूब से सीखा तरीका। गोरखपुर में एक पीएचडी धारक महिला पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लोन धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक गरिमा सिंह कथित तौर पर यूट्यूब से ठगी के तरीके सीखकर भारी ईएमआई से परेशान लोगों को अपना निशाना बनाती थी। आरोप है कि वो पुराने लोन को खत्म कराने के नाम पर नया पर्सनल लोन करवाती और उसकी किस्तें खुद भरने का भरोसा देती थी। दस्तावेज मिलने के बाद एक ही व्यक्ति के नाम पर कई बैंकों से लोन कराया जाता और रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी जाती। अब तक 8 मामलों में 5 करोड़ रुपए से अधिक की कथित धोखाधड़ी सामने आई है। एक मामले में पशु चिकित्सक पर करीब 1 करोड़ 40 लाख का कर्ज हो गया है और उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक अन्य डॉक्टर के नाम पर 1 करोड़ 37 लाख रुपए के लोन का आरोप है। गरिमा सिंह फिलहाल 4 महीने की बेटी के साथ गोरखपुर जेल में बंद है। पुलिस उसके बैंक खातों, दस्तावेजों और कथित सहयोगियों की जांच कर रही है। बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान, पीडीए पर अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ को पलटवार। उत्तर प्रदेश की सियासत में पीडीए को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीडीए में पी का मतलब पाकिस्तान बताए जाने वाले बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा, पी का मतलब पाकिस्तान, बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान। अखिलेश ने कहा कि भाजपा पीडीए से घबराई हुई है, इसलिए उसकी परिभाषा बदल रही है। उन्होंने पीडीए का मतलब प्रेम, दया और अपनापन बताते हुए ऐसी सरकार बनाने की बात कही। अखिलेश ने महंगाई, स्कूलों की बदहाली और जलभराव को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर प्राथमिक स्कूल में सुधार, नई डेयरी पॉलिसी और दिव्यांगों के लिए अलग घोषणा पत्र लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सपा और उसके सहयोगी 403 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारी कर रहे हैं। वाराणसी में सजा रोटरी बाजार, 63 स्टॉलों पर महिलाओं ने दिखाया हुनर और आत्मनिर्भरता। वाराणसी में महिलाओं की आत्मनिर्भरता और हुनर को बढ़ावा देने के लिए रोटरी क्लब वाराणसी वृंदा ने होटल सूर्या कैंटोनमेंट में रोटरी बाजार का आयोजन किया। बाजार में वाराणसी समेत लखनऊ, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, गाजीपुर और दूसरे शहरों से 63 स्टॉल लगाए गए। यहाँ महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किए उत्पादों की बिक्री की। स्टॉलों पर बनारसी मीनाकारी, जरदोजी सिल्क साड़ियाँ, लखनऊ की चिकन करी, भदोही के कालीन, होम डेकोर, ज्वेलरी, कपड़े, बैग और ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। खास बात यह है कि बाजार से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल गरीबों की मोतियाबिंद ऑपरेशन, जरूरतमंद लड़कियों के विवाह और गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद के लिए किया जाएगा। यानी ये बाजार सिर्फ खरीदारी का मंच नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सेवा की मिसाल भी बना। यूपी में 52 नेताओं को मिला बुलेट प्रूफ सुरक्षा कवच, योगी, अखिलेश और मायावती भी शामिल। उत्तर प्रदेश में नेताओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मायावती समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई गई है। इनमें प्रदेश सरकार के 11 मंत्री भी शामिल हैं। संजय निषाद, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, ओम प्रकाश राजभर, अपर्णा यादव, स्वतंत्र देव सिंह, जयवीर सिंह और महेंद्र सिंह जैसे नेताओं को भी सुरक्षा जैकेट दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये व्यवस्था 2 चरणों में की गई, जिसमें पहले चरण में 8 और दूसरे चरण में 44 नेताओं को जैकेट दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल 98 नेताओं, महत्वपूर्ण लोगों को अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें वाई से लेकर जेड श्रेणी तक की सुरक्षा शामिल है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के इस फैसले को महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। सुरक्षा मुख्यालय हर साल जरूरत और सुरक्षा श्रेणी के आधार पर बुलेट प्रूफ जैकेट की व्यवस्था करता है। मथुरा में यमुना घाटों पर तैनात होगी रिवर पुलिस, हादसे रोकने के लिए बनेगी जल चौकी। मथुरा में यमुना नदी में बढ़ते हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का बड़ा फैसला लिया है। एसएसपी श्लोक कुमार ने प्रमुख घाटों पर जल चौकी स्थापित करने और रिवर पुलिस तैनात करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव के तहत वृंदावन के केशी घाट, मथुरा के विश्राम घाट, महावन के गोकुल और बलदेव के कैलाश घाट पर जल चौकियां बनाई जाएंगी। जल पुलिस नाव में क्षमता से अधिक यात्रियों, लाइफ जैकेट की उपलब्धता और सुरक्षा नियमों की निगरानी करेगी। नाव संचालकों की लापरवाही पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यमुना में किसी श्रद्धालु के डूबने या नाव हादसे की स्थिति की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंच सकेगी। यानी प्रशासन का फोकस सिर्फ हादसे के बीच बचाव पर नहीं बल्कि हादसों को पहले ही रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर रहेगा। यूपी में चीनी की कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त, 400 टन से ज्यादा स्टॉक पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में बढ़ती चीनी की कीमतों और जमाखोरी पर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी कारोबारी 30 दिन से ज्यादा चीनी का भंडारण न करे। वहीं एक समय में 400 टन से अधिक स्टॉक रखने वाले डीलरों पर कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर एस्मा के तहत भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। दरअसल पिछले 1 महीने में चीनी का खुदरा भाव करीब 48 रुपए से बढ़कर 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि कुछ जगहों पर कीमत 70 रुपए किलो तक बताई जा रही है। सरकार कीमतों पर नियंत्रण के लिए जमाखोरी पर निगरानी, बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति और चीनी आयात जैसे कदम उठा रही है। केंद्र सरकार 10 लाख टन चीनी के शुल्क मुक्त आयात की तैयारी में है। त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने
महीने और अक्टूबर में नई पेराई शुरू होने के बीच सरकार का लक्ष्य है कि बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहे और आम लोगों को महंगाई से राहत मिले।